नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। लगातार हम आज बड़ी कवरेज के माध्यम से आप तक चुनाव से जुड़ी हर कवरेज पहुंचाते रहे हैं, हर खबर पहुंचाते रहे हैं। और अभी भी जैसे जैसे अब चुनाव ढल रहा है, यानी यूं कहें कि चुनाव संपन्न हुआ, 6 बजने को है और लगातार आपको अब अपडेट हम बता दें। परसेंटेज वाइज आपको सबसे पहले बता देते हैं कि इस वक्त परसेंटेज क्या रहा इलेक्शन का, और उसके बाद हम मेहमानों की तरफ भी जाएंगे, रुक करेंगे, चर्चा करेंगे। तो तीसरे चरण की जो वोटिंग है वो अब फिलहाल खत्म हो चुकी है और जो परसेंटेज अभी तक निकल कर सामने आया है वो है 57.58%। औरैया में 57.42% मतदान हुआ है। और अभी आपको बता दें इटावा में 58, फर्रुखाबाद में 54। इसी तरह से वोटिंग परसेंट बढ़ा है, लेकिन हमने जो पिछला चरण देखा यानी दूसरा चरण, उसमें 59% तक वोटिंग हुआ था। लेकिन ये फिलहाल 57, 57.5 आप समझ लीजिए, इस हद तक पूरा यूपी का जो वोट परसेंट है वो निकल कर सामने आया है। अलग अलग तरह की खबरें भी निकलकर सामने आई है, जहां हिजाब को लेकर भी विवाद की खबर है, दो गुटों में आपस में झड़प की खबर है, बीजेपी सपा के समर्थक आपस में भिड़े, इस तरह की तमाम खबरें हैं। लेकिन ओवरऑल आशान्वित हमारी तमाम पार्टियां, तमाम दल और उनके प्रवक्ता क्या कुछ इस वोट परसेंटेज के बाद कहते हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। तो उत्तर प्रदेश की सियासत का आज तीसरा चरण, या यूं कहें कि तीसरे चरण में पड़ने वाले वोट आज किसकी किस्मत को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि कहा जा रहा है ये जो तीसरा फेज है, इसी से आगे के जो चरण है उनकी दिशा और दशा तय होगी। यानी यहां से समझ में आने लगेगा जो सियासी पंडित हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, कि आगे यूपी का चुनाव किस करवट बैठने वाला है। तो चलिए लिए चलते हैं आपको मेहमानों के पास जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानने की हम कोशिश करेंगे कि अब वो क्या अपनी पार्टी को किस जगह पर महसूस कर रहे हैं। क्योंकि देखिए अब जो है शाम ढल चुकी है, संपन्न हो गया है चुनाव, वोट परसेंट निकल कर सामने आ चुके हैं। और अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे जो प्रवक्ता हैं वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं अपनी पार्टी को लेकर। चंद्रेश सिंह जी हमारे साथ दिखाई दे रहे हैं, आपको कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। चंद्रेश जी बहुत बहुत स्वागत। गौरव मिश्रा जी हमें दिखाई दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। गौरव मिश्रा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। शाहिद सिद्दीकी लखनऊ से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं शाहिद भी। शाहिद सबसे पहले शुरुआत आपसे ही, थर्ड फेज हो गया, वोट परसेंट जो निकल के 57 पॉइंट समथिंग, आप 47.5 मान लीजिए, 57.5 मान लीजिए। लेकिन सवाल यही कि जो वोट परसेंट जिस दिशा में इस इलेक्शन को दिखा रहा है, किसके पक्ष में माहौल बनता हुआ देखा आज आपने दिन भर? क्या कुछ वोटर्स के बीच बात हुई, अगर आपकी चर्चा हो पाई हो तो? और इसके अलावा जो हमारे सियासी दल हैं, इनकी बयानबाजियां जो हमने आज दिन भर दिखाई हैं। आज का दिन बयानबाजियों पे चला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पहले यहाँ त्योहार नहीं होने दिया जाता था। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि चुका है, विपक्ष पे रामबाण चल चुका है, विपक्ष की जमानत तीसरे चरण में जब्त हो जाएगी, वो चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो। बाकी बहुत बड़ी बात है पारुल, इटावा है, कासगंज है, मैनपुरी है, तो 2012 में बहुत मजबूती से समाजवादी पार्टी का गढ़ हुआ करता था, मगर 2017 में इटावा की तीनों सीट में एक सीट केवल बची थी। मैनपुरी की तमाम सीटें हार गए थे, कन्नौज की तमाम सीट समाजवादी पार्टी हार गई थी। अभी भी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने वोट डाला, बयान दिया कि बाबा की सभी जमानत जब्त हो रही है, बाबा गोरखपुर वापस जाएंगे। वहीं योगी आदित्यनाथ जी का कहना है कि रामबाण चल चुका है, सभी तीर निशानों पे लग चुकी है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो। मगर ये बयानबाजी का दौर तो चल रहा है, मगर वोट परसेंटेज बढ़ने की उम्मीद थी, मगर 57.58% पे समझ गया। सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज जो रहा वो सबसे ज्यादा जो में रहा, एटा में 63.5% रहा। उसके बाद मैनपुरी में रहा, महोबा में रहा, तमाम जिलों पे रहा, मगर कन्नौज में 60% रहा। और जहां इटावा की बात, जहां समाजवादी पार्टी का गढ़ था, वहां भी वोट परसेंटेज बहुत ज्यादा 58% पे सीमित रह गया। बिल्कुल शाहिद, लेकिन ऐसे में जो बयानबाजियां थी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से जो बयान निकल कर सामने आया, सीधे तौर पर सपा पर कटाक्ष करते हुए, साइकिल पर कटाक्ष करते हुए, चुनाव चिन्ह को लेकर उनकी जो टिप्पणी थी, उससे माहौल में हमने देखा कि प्रवक्ता खुद काफी आक्रोश में दिखाई दे रहे थे, स्टूडियो के अंदर भी। लेकिन सवाल यही कि अब जिस तरफ ये इलेक्शन गया है, आज का दिन पूरा जो बयानबाजियों से, वोटर्स ने इन बयानों को अपने ज़हन में रखा होगा, वोटिंग की होगी, या फिर लगातार हम जो वोटर से बातचीत कर रहे थे, विकास पर वो बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि उन्हें आने वाले समय में और विकास देखना है, या फिर जो कानून व्यवस्था सुरक्षा को लेकर बातचीत हो रही थी, क्या आपने देखा, क्या आपने महसूस किया?
और जो वोटर हैं वो विकास चाहते हैं, मगर उत्तर प्रदेश का चुनाव जो हमेशा होता है वो बयानबाजी पे होता है। उत्तर प्रदेश में जो जितना अच्छा बयान दे देता है फारूक, उतनी अच्छी राजनीति करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान अलग चल रहा था, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अलग बयानबाजी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अलग बयान है, अमित शाह का अलग बयान है, मगर वोटर को अब विकास चाहिए। वोटर जो है जागरूक हो चुका है, वो चाहे बिल्कुल। कानून व्यवस्था बेहतर चाहता है, कानून व्यवस्था मायावती का शासनकाल था तो कानून व्यवस्था बहुत अच्छी थी, विकास की बात करता था, मगर अखिलेश यादव ने लोगों को लैपटॉप बांटा, एक्सप्रेसवे बनाया, तमाम मेडिकल कॉलेज बनाए, उस पे अखिलेश यादव के लिए पक्ष में बात करते हैं। कानून व्यवस्था को जीरो टॉलरेंस रखा, ठोक दो की राजनीति हुई, कोई गुनाह करेगा ठोक दो चल जाएगा, बुलडोजर चल जाएगा, जो जितने माफिया थे जेल में भी डरने लगे। तो तमाम नेता अपने शासनकाल में जो जो किए हैं बनाना चाहते हैं, मगर उत्तर प्रदेश का इतिहास है कि राजनीति जो है, अगर एक बार कोई मुख्यमंत्री हो गया दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनता, ऐसी भ्रांतियां थी। और कोई नोएडा चला जाएगा तो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, मगर योगी आदित्यनाथ नोएडा भी गए और इन सब भ्रांतियों को तोड़े। उनका कहना है कि दोबारा वो सत्ता में आ रहे हैं। अखिलेश यादव लगातार मेहनत कर रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, अपनी रथ यात्रा लेके चल रहे हैं। जो परिवारवाद का जो उनको धब्बा लगा था वो भी उन्होंने खत्म कर दिया। शिवपाल सिंह यादव की पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में सिर्फ शिवपाल यादव को टिकट दिया, उनके बेटे को टिकट नहीं दिया। मुलायम सिंह की बहू अर्चना यादव को टिकट नहीं दिया, वो भारतीय जनता पार्टी में चली गई। अपने भतीजे जो सरोजनी नगर में अनुराग यादव चुनाव लड़ते थे, वहां पे अक्षय मिश्रा जी को चुनाव लड़ा दिया। तो ये अखिलेश यादव जनता का मन जान चुके हैं और जनता जो चाहती है साथ लौटूंगी शायद आपके पास। गौरव मिश्रा जी हमारे साथ बने हुए भारतीय जनता पार्टी से। गौरव मिश्रा जी, चाय की चुस्कियां लेते हुए सुकून से आप बैठे हुए, मत प्रतिशत इतना सुकून तो नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी आप कितने आशान्वित, 59 में से कितनी सीटें? देखिए, लोकतंत्र में मत प्रतिशत जितना ज्यादा हो उतना अच्छा माना जाता है, और मत प्रतिशत कम होना, इसको जीत हार से देखना मुझे लगता है उचित नहीं होगा। लेकिन इस बात का प्रमाण जरूर तीसरे चरण में मिल रहा है, संकेत मिल रहे हैं, जिस तरह से समाजवादी पार्टी बौखलाई हुई है और तमाम सारे आरोप ईवीएम के ऊपर लगा रही है। और इनका वो गढ़ जहां ये अखिलेश जी स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं करहल में, वहां पूरा का पूरा इनका कुनबा उतर गया। इतना ही नहीं, रिश्ते नाते के लोग भी आ गए, बिहार से भी लोग आ गए, गलियों में घूमने लगे, स्थिति इतनी पतली हो गई वहां पर। तो ये इस बात का स्पष्ट संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनता पूरी तरह से मतदान कर रही है और हमारी सरकार प्रचंड बहुमत के साथ फिर बनने जा रही है। बिल्कुल, लेकिन गौरव मिश्रा जी, आप कह रहे हैं कि ईवीएम को लेकर, लेकिन अभी तक हमारे जहन में तो कोई बयान ऐसा नहीं है। शायद अपडेट कर पाएंगे, अगर शायद आपको जानकारी हो कि ईवीएम को लेकर सपाइयों में से किसी ने कोई बयान दिया हो तो हाथ ऊपर करके बताइएगा। लेकिन गौरव मिश्रा जी, आप कह रहे हैं कि वोट परसेंटेज से इतना कोई जीत हार का अंतर नहीं होता है, लेकिन ये तो मानिए कार्डर बेस्ड पार्टी है, आप तमाम कार्यकर्ता आपके साथ, लेकिन उसके बावजूद भी आप वोटर्स को घर से नहीं निकाल पा रहे हैं। नहीं, देखिए, ये औसत वोट परसेंटेज है, 60% से ज्यादा की हम लोगों ने उम्मीद की थी, लेकिन 60% नहीं पहुंच पाया है। इससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो एक बदलाव का मूड होता है, जो सरकार को बदलने का मूड होता है, उस परिस्थिति में वोट ऑफ परसेंटेज बहुत जंप करता है, राइज करता है, लेकिन वैसा रुझान कहीं देखने को मिल नहीं रहा है। तो इससे एक बात तो बहुत साफ और स्पष्ट है। नहीं, वोट ऑफ परसेंटेज इस बात को जरूर स्पष्ट संकेत दे रहा है कि जो हमारा परंपरागत जो पिछले चुनाव की जो व्यवस्था थी वही इसमें भी लागू होने जा रही है। ठीक है, मेजर आशीष हमारे साथ बने हुए हैं सपा का पक्ष रखने के लिए। मेजर आशीष चतुर्वेदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अनादि टीवी में सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी बिल्कुल सुन पा रहा हूँ, शुक्रिया। मेजर आशीष चतुर्वेदी जी, आज का दिन हमने देखा काफी गहमा गहमी, हम देख रहे थे कि काफी तादाद में लोग भी पहुंच रहे थे, समर्थक भी पहुंच रहे थे, वोटिंग करने अखिलेश जी पहुंचे, उनके साथ भी पूरा परिवार उस वक्त उमड़ा हुआ दिखाई दिया। एक संदेश तो देने की कोशिश, लेकिन उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने ऐन मौके पर छलांग मारते हुए जो बयान दिए उससे भी काफी फर्क पड़ा। हालांकि हम जब चर्चा कर रहे हैं तो बीजेपी का अपना एक तर्क है, सपा का अपना एक तर्क है, लेकिन शायद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की नब्ज है, जाति भी होती है तो मुद्दे भी होते हैं, तो बयानबाजियों पर भी वोटर जाता है। क्या कहिएगा? देखिए, अगर बहुत हम जो बयानबाजी है उसको बिल्कुल दरकिनारे कर दें और केवल उन तस्वीरों को देखें जो भारतीय जनता पार्टी की प्रमुख नेताओं ने रैली करने की कोशिश की और जो रैलियां की, और वहीं अगर आप अखिलेश जी की रैलियों को भी ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी की कल ही कानपुर में
राजनाथ सिंह जी हैं, उन्होंने अपनी रैली इसलिए खत्म की क्योंकि वहां पे भीड़ ही नहीं थी। स्मृति ईरानी रोड शो करने आई, गाड़ी में उनके भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष को डांट लगाई कि जो लोग ही नहीं थे, तो वापस गाड़ी में बैठी और चली गई। अभी तक के करीब 6 से 7 भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो हैं, वो लोगों द्वारा जब वोट मांगने गए तो उन लोगों ने उनको जो है दौड़ा लिया। तो ये चीज पहले कभी भी नहीं हुई। लोग वोट मांगने जाते थे, देते थे तो देते थे, नहीं देते थे तो नहीं देते थे। लेकिन इस बार ये पहली बार हुआ है, इतना ज्यादा आक्रोश है जनता में। ये जनता का चुनाव है एक तरीके से। ये एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, प्रशासन, पुलिस, इलेक्शन कमीशन है और दूसरी तरफ जनता है और समाजवादी पार्टी है। इलेक्शन कमीशन ये को चुनाव इन दो लोगों के बीच में हो रहा है। आपको ट्रस्ट नहीं है चुनाव आयोग पर भी, तो फिर ये चुनाव नहीं, देखिए चुनाव आयोग तो बिल्कुल बाकी जो है आंख पे पट्टी बांध के बैठा हुआ है। लेकिन कोई बात नहीं, श्री कृष्ण इस तरफ है। आपको एहसास हो रहा है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है? जीत तो इधर ही होगी, अधर्म का नाश होगा और धर्म की जीत होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। सपा आज ही की तारीख में 125 सीटें पार कर चुकी है और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत हुआ तो 40 से 50 सीटों पे शायद अपनी इज्जत बचा पाए, बाकी सब हार रही है वो। ठीक है, दोनों ही दलों के सामने चुनौती, अपने अपने कद को बचाए रखने की। इधर अखिलेश यादव लड़ रहे हैं, लेकिन 49 सीटें। मिश्रा जी एक बार फिर से आपके पास ही आ रही हूँ, उसके बाद चंद्रेश जी आपके पास भी आऊंगी। मिश्रा जी, सवाल यही कि क्या दोबारा आप कायम कर पाएंगे अपना जलवा, क्योंकि बता रहे हैं अभी आशीष चतुर्वेदी जी कि साहब स्मृति ईरानी जी को भागना पड़ा वापस क्योंकि भीड़ नहीं मिली, वो क्या जिलाध्यक्ष को डांटकर वापस चली गई। आपके खुद के मंत्री नेता खदेड़े जा रहे हैं ग्रामीण अंचलों से। तो ऐसा चलेगा तो सर फिर कैसे आप ये सपने देख रहे हैं? 49 तो फिलहाल लग रहा है आपको कि आप वो दोबारा अपना जलवा कायम रख पाएंगे? देखिए, वो चतुर्वेदी जी सपने देख रहे हैं, इस तरह के भ्रम और झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं आपके प्लेटफॉर्म पर। और ये कृष्ण की बात कर रहे हैं, जिस भगवान राम की भूमि को खून से लाल किया था इनके नेता ने, समाजवादी पार्टी ने वहां गोली चलवाई थी। और ये धर्म और अधर्म का पाठ। एक सवाल है मेरा ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से, पाठ पढ़ा रहे हैं। आपके पास नहीं, मेरा एक सवाल है। अधर्म के सारे काम करने वाले, आतंकियों को सदन में छोड़ने वाले, अपराध नहीं, अभी जो उन्होंने कहा उनकी आपकी बातों पर भी हम पूछ लेंगे, उनसे बात कर लेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि आपके नेताओं को भीड़ नहीं मिली, आप खदेड़े आते हैं और वही वो जिस जो बच्चे वो नहीं होते थे छोटी क्लास में जो घर से रट के आया है, बस वही बोलना है। मैं 1 महीने बाद क्या है उसका जवाब नहीं। क्या जरूरत पड़ गई कि उनका पूरा कुनबा, पूरा खानदान गली गली घूमने पर मजबूर हो गया? नहीं, वो कहते हैं हम जाएं तो आपको प्रॉब्लम, हम ना जाएं तो आपको प्रॉब्लम। चुनौती मान्यवर जिनका परिवार ही नहीं होगा वो वोट उनके परिवार में आएगा कौन? भली भांति एक ने अपने पिता को अग्नि नहीं दी, दूसरे ने अपनी माँ को जो सड़क पे खड़ा कर दिया वोट लेने के लिए, तो वो आएंगे क्या? या उनकी दूसरे और मेहमान हमारे साथ जुड़े, उनको शामिल कर लेते हैं। पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा, मोदी जी जिन्होंने अपनी ब्याह पत्नी को घर से धक्के मार के निकाल के, क्या वो आएंगे उनके लिए वोट डालने? अगर आएंगे तो बताएं। रुकिए 1 सेकंड रुकिए। चंद्रेश जी, यहाँ आप कितने आशान्वित हैं? क्योंकि आपने लड़की हूँ लड़ सकती हूँ पर वोट मांगे, जातिवाद पर आप लोग गए नहीं, जबकि हमें बार बार यही यूपी से जितने भी हम समीक्षकों से बात करते हैं वो यही बताते हैं कि जाति पर, बयानों पर वोट पड़ते हैं, एक बार कैंडिडेट का चेहरा भी देख लिया जाता है। लेकिन आप लोगों का नारा सबसे अलग है, तो कहाँ फिट मान रहे हैं आप अपने आप को? पारुल जी, भारतीय जनता पार्टी के खेमे में हताशा और निराशा है। योगी आदित्यनाथ जी हो या प्रधानमंत्री मोदी जी, ये लगातार उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक कार्ड खेलना चाह रहे हैं, लेकिन इनका कार्ड चल नहीं रहा है क्योंकि प्रियंका गांधी जी ने पिछले 2 साल में उत्तर प्रदेश के लोगों को ये बता दिया कि जाति, धर्म और संप्रदाय से ऊपर उठकर। चंद्रेश जी का कनेक्शन लॉस्ट हुआ है शायद। चंद्रेश जी नेटवर्क एरिया में थोड़ा सा बैठिए। हाँ, कहिए जल्दी कहिए। सर नेटवर्क इशू है आपके यहाँ से, प्लीज कहीं नेटवर्क एरिया में आकर बैठिए। शाहिद के पास वापस जा रही हूँ। शायद ये तमाम दावे और वादे अपनी जगह हैं, लेकिन ये जो थर्ड फेज है इसमें दोनों ही पार्टियों के साख दाव पर थी। और खास तौर पर कहा जाता है पॉलिटिकल पार्टी एक मैसेज देने की कोशिश करती है जब वो गढ़ को तोड़ती है, और इसलिए पूरी मेहनत लगाई गई थी करल में, जहां अखिलेश को हराने की कोशिश थी। अखिलेश के सामने सीधा केंद्रीय मंत्री को उतार दिया। वो पिक्चर जो बीजेपी अपने माइंड में लेकर चल रही है कि वो गढ़ को तोड़ेगी, वो आपने महसूस किया कहीं पर? इतनी तादाद में वोटिंग हुई क्या? इतने तादाद में लोगों से बात अगर की हो तो उन्होंने क्या कहा? ऐसा कुछ है वहां पर या स्थिति उलट है?
शायद की आवाज नहीं मिल रही हमें। ठीक है, ठीक है, वापस हम चतुर्वेदी जी के पास जाते हुए, चतुर्वेदी जी, कोशिशें तमाम यहाँ से शाह साहब आए, तमाम लोग पहुंचे कि करहल में किस तरह से एक मजबूत स्थिति में भारतीय जनता पार्टी आके खड़ी हो, लेकिन सपा की तरफ से भी पहले जब अखिलेश जी कहकर गए थे उसके बाद पूरा का पूरा परिवार हमने देखा वहां पर, हालांकि अपर्णा और प्रतीक नहीं दिखाई दिए। ये एक अलग संदेश गया कि घर की बहू आपके साथ नहीं है, बाकियों को आप क्या संदेश दे रहे हैं, तो इस पर आपका क्या कमेंट है? क्या करहल से संदेश जाएगा, जसवंत नगर से संदेश जाएगा जहां शिवपाल जी हैं? हालांकि ये भी कमेंट किया जा रहा है तो बस में तो आप उनको सीट ही नहीं दे पाए, चेयर ही नहीं दे पाए, आप किस तरह से उनको जोड़कर चल रहे हैं, एक ये कमेंट भी हो रहा है चतुर्वेदी। भारतीय जनता पार्टी को ना किसान वोट दे रहा है, क्योंकि 700 किसान इन लोगों ने हत्या करवा दी वहाँ पे बैठा के, उनके ऊपर लाठियां चलवा के, उन्हें खालिस्तानी बता के, सड़कें खुदवा के, ठंड में उनके ऊपर पानी फिकवा के, सब कुछ इन्होंने कर लिया, लेकिन ये झुका नहीं पाए। अंत में इनके मोदी जी को झुकना पड़ा और वो कानून वापस लेने पड़े। तो उत्तर प्रदेश का पूरा किसान इनके खिलाफ है। बुढ़ापे में लोग अपनी पेंशन का सहारा लेते थे, जितने सरकारी कर्मचारी थे, इन्होंने उनकी पेंशन बंद कर दी। अब उनके पूरे परिवार को अखिलेश जी ने आश्वस्त किया है कि हम उनकी पेंशन बहाल करेंगे, जिससे उनका बुढ़ापा सम्मान पूर्वक निकल पाए, वो जी पाए अपना। तो वो भी उनके खिलाफ हो गए। महिलाएं जो घर चलाती हैं, 400 रुपए के सिलेंडर को इन्होंने 950 रुपए तक पहुंचा दिया, सब्सिडी खत्म कर दी। अब महिलाएं भी इनके खिलाफ, क्योंकि देश में सबसे ज्यादा अपराध महिलाओं के खिलाफ अगर किसी प्रदेश में होता है एनसीआरबी के, तो वो उत्तर प्रदेश है। अब आ जाइए परिवार पे। तो मैंने कहा कि भाई मोदी जी जिन्होंने अपनी ब्याता पत्नी को धक्के मार के घर से निकाल दिया है, उसके बारे में हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का क्या कहना है? योगी जी अपने पिता की अग्नि को मरने पे अग्नि देने नहीं गए। मुझे ये बताइए, अखिलेश जी का जो बयान जिसमें वो 11 लाख सरकारी पद खाली, सरकारी नौकरियां खाली होने की बात कर, सुनिए सवाल सुनिए। बैठे ये भी अपने पिता की अग्नि को देने ना जाए जब उनकी मृत्यु हो। आशीष जी सुनिए जरा सवाल। लोग हैं तो इन लोगों का ना कोई ईमान है, ना धर्म है, ना देश है, ये सब बेचने के लिए बैठे हैं। मोदी जी आज दिन आज वहाँ पे जो है भारत की जमीन गलवान में चाइना को बेच के बैठे हैं, क्योंकि इनके जो निजी फंड बनाया गया था मोदी जी का। ठीक है, गौरव मिश्रा जी से जवाब आप ही से। तो ऐसे देशद्रोहियों को अब मन बना लिया गया है खदेड़ने का, और खदेड़ दिया जाएगा। भाजपा मुक्त भारत ये 10 मार्च को तय करने दीजिए ना। लोगों की हालत बहुत बुरी होने वाली है। दीपक, गौरव मिश्रा जी अपनी बात रखिए, रोज रोने वाले। क्या जवाब है आपके पास चतुर्वेदी जी की बातों का? गौरव जी को भी शायद आवाज नहीं पहुंची। शायद आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो मेरा सवाल आप सुन पाए होंगे। क्या देख रहे हैं आप आने वाले समय में ये पार्टीज जो इतना दावा कर रही हैं, करहल में खासतौर पर मैंने बात की, क्या वो परंपरागत सीट को, उस गढ़ को तोड़ने में बीजेपी कामयाब हो पाएगी? वैसा कोई माहौल देखा आपने? देखिए, करहल हो या जसवंत नगर हो, करहल हो, ये दोनों जो सीट है ना, ये दोनों सीट समाजवादी पार्टी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ी, और यहाँ तक कि जितावट में भी, क्योंकि वोट परसेंटेज भले ही कम हो, मगर उधर के लोग जो हैं वो समाजवादी पार्टी परिवार से जुड़े हैं और पूरा परिवार मांगते हैं। तो ये वहाँ पे वोट भले कम हो, मगर समाजवादी पार्टी मजबूती, क्योंकि जरूर इलेक्शन टफ था, मुलायम को स्वयं जाके अखिलेश जी के लिए जनसभा करनी पड़ी, और स्पेशल बघेल जी के लिए अमित शाह भी गए, योगी आदित्यनाथ गए, तमाम लोग, भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत लगा दी। मगर जो वहाँ के लोग हैं उससे, मैं खुद ही करहल गया था, तो वहाँ के लोग जो हैं वो मुलायम परिवार से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और पूरे थर्ड फेज की हम बात करें तो आलू के उत्पादन करने वाले किसान, छोटे उद्योग, कांच के जो काम करने वाले लोग हैं, कांच पर काम करने वाले लोग, इन सब की कुछ शिकायतें निकल कर सामने आई कि उनके छोटे उद्योगों पर ध्यान नहीं दिया गया, जिसकी वजह से एक बड़ा वहां पर कारोबार हो सकता था। इस पर कोई आपको कमेंट मिला वहां पर वोटर्स का? व्यापारी भी नाराज था, किसान भी नाराज था, मगर सभी को मनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। किसानों का जो दुख था उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूर किया।
व्यापारियों का दुख था। व्यापारी बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के लगे व्यापारियों से एक उन्होंने संकल्प पत्र जारी किया, व्यापारियों के लिए कई योजना बनाई है, किसानों के लिए कई योजना बनाई है। तो व्यापारी वर्ग नाराज जरूर था, मगर इस इलेक्शन के करीब में वो अपनी नाराजगी वोट में कितनी तब्दील करता है या अपनी बिल्कुल, नाराजगी को इसीलिए हमारे जो माननीय राजनेता हैं, पार्टी के दिग्गज हैं, वो एंड मौके तक भी कोशिशें करते हैं अपने बयानबाजियों से वोटर का मन बदलने की या फिर वोटर को अपनी बात समझाने की। गौरव मिश्रा जी, कहिए। बहुत आवाज इको हो रही है, कई तरह की आवाजें आ रही हैं। अभी क्लियर है फिर से सर? बोलिए। हाँ, अभी आपको सर clear है। आवाज मिल रही है अभी मेरी क्लियर? जी जी जी। बताइए सर, ये तमाम माहौल तो है आप ही के बीच में, लेकिन उसके अलावा सवाल यही कि आने वाले जो चरण होंगे, इससे यही संदेश कि यहाँ जो वोट परसेंट चढ़ा है या फिर यहाँ जो वोटर्स सोच रहे हैं, आने वाले चरणों में भी वोटर्स इसी धुन के साथ जाएंगे, या फिर अभी शायद जो बता रहे थे कि नाराज छोटे व्यापारी भी हैं। फर्रुखाबाद की अगर हम बात करें, वहाँ पे भी अलग अलग व्यापारियों का हमें जो वर्जन है वो सुनने को मिला है कि छोटे व्यापारियों को आप लोगों ने बहुत ज्यादा राहत नहीं दी। इधर सरकारी नौकरियों को लेकर लगातार सपा आपको घेरती रहती है, क्या कहिएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के 5 वर्ष की चली हुई सरकार ने 5 लाख सरकारी नौकरियां दी हैं, 3 लाख संविदा पर नौकरियां दी हैं और लगभग 3 करोड़ ऐसे युवाओं को रोजगार मिला है जो लोन दे करके उनको मौका दिया गया है। किसी भी क्षेत्र में, चाहे किसान सम्मान निधि की बात करें, 40,000 करोड़ से ज्यादा किसान सम्मान निधि गई है किसानों के खाते में। 2 करोड़ 51 लाख किसान लाभान्वित हो रहे हैं। 2 करोड़ 61 लाख घरों में शौचालय पहुंचा है, शौचालय दिया गया है। 43 लाख घरों को बेघरों को घर मिला है, पक्का मकान मिला है। तो भारतीय जनता पार्टी की अगर योजनाओं के लाभार्थियों का ही अगर आंकड़ा आप देख लीजिए तो आपको इस चुनाव का रिजल्ट पता चल जाएगा कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है और विकास के राह पर उत्तर प्रदेश चल निकला है और उसी के साथ जनता जा रही है। और ये अपने आप में बिल्कुल ऐतिहासिक परिणाम होगा और पूरे परसेप्शन को उत्तर प्रदेश के इतिहास में बदलने का काम करेगा और दोबारा रिपीट होने जा रही है उत्तर प्रदेश की सरकार। और प्रचंड बहुमत के साथ, कंफर्टेबल विक्ट्री के साथ हम 10 मार्च के बाद सरकार बनाने जा रहे हैं। इसलिए किसी भी प्रकार के किंवदंती में हम लोग नहीं है और वोटर साइलेंट है, निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हम लोगों को पूर्ण भरोसा है कि हमारे किए हुए कामों पर ही मुहर लगने वाली है। कितना ही झूठे प्रचार प्रसार कर ले, कितना ही प्रलोभन दे ले, लेकिन जनता उस प्रलोभन में आने वाली नहीं। ठीक है सर, ठीक है। चंद्रेश, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जब अपनी बात कह रहे थे तो इनके चेहरे से इनका मनोविज्ञान झलक रहा है कि इन्होंने पहले ही हार को स्वीकार कर लिया है। उत्तर प्रदेश, सुन लीजिए गौरव जी, सुन लीजिए गौरव जी, सुन लीजिए, फिर वही बात बना रही थी तो निर्भया कांड हो रहा था। वो मनोविज्ञान बताइए कि कौन सा मनोविज्ञान वो बता रहे हैं, वही मनोविज्ञान आपको बता रहे हैं। सुनिए, सुनने की आदत डाल लीजिए और सुनने की आदत डाल लीजिए, क्योंकि अब जो है आपकी सरकार जाने वाली है और आपने जो कुकर्म किया है उस पर अब डंडा चलेगा प्रशासन का। किसकी सरकार आने वाली है? चंद्रेश जी, किसकी सरकार आने वाली है फिर? उत्तर प्रदेश को इन्होंने 5 साल में गुंडा राज, माफिया राज बना दिया है। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति और महिलाओं के ऊपर लगातार अपराध हुए हैं उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश की जनता कालनेमी रूपी योगी आदित्यनाथ को जनता रूपी गदा से लगातार वोट की गदा से प्रहार करके कमर तोड़ दिया है। चुनाव में ये बुरी तरह हार रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो या तीसरा चरण का चुनाव हो, जो वोट का परसेंटेज कम हुआ है वो ये बता रहा है कि इनको हराने के लिए लोगों ने खूब वोट दिया है, लेकिन इनके जो वास्तविक मतदाता थे, जो भाजपा के क्रियाकलापों से नाराज थे, वो वोट देने ही नहीं गए। पूरे उत्तर प्रदेश में वो वोट देने ही नहीं आए, सिमट के रह जाएंगे। भाजपा के मतदाता भाजपा के कुकृत्यों से निराश होकर वोट ही देने नहीं गए। समीकरण ये है। तो किसको, कांग्रेस को वोट किया उन्होंने कि सपा को वोट किया? क्योंकि आप तो चाहते भी हैं सपा को भी वोट जाए। आंकड़े गिना रहे थे। उत्तर प्रदेश गरीबी में नंबर 1 पर, बेरोजगारी में नंबर 1 पर, सबसे अधिक मानवाधिकार उल्लंघन उत्तर प्रदेश में हुए, पुलिस कस्टडी में सबसे अधिक मौत किया है, बोला है और के अलावा कुछ नहीं बोला है। इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनता लाठी और डंडे से भाजपा के नेताओं को भगाने का काम कर रही है। क्या क्या बयानबाजियां सुनेंगे? अभी हमने आतंकवाद भी सुन लिया, हमने साइकिल भी सुन ली, साइकिल पर बम भी सुन लिया, हमने और भी कई सारी चीजें सुनी जिसमें हवा निकल जाना, भाप निकल जाना और न जाने कैसे कैसे बयानात। अब आने वाले चरण में हम और क्या सुनेंगे? चतुर्वेदी जी, कहाँ ले जा रहे हैं इस चुनाव को? और
चलिए, लगता है फोन डिस्कनेक्ट हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, समय इतनी इजाजत दे रहा था। भारतीय जनता पार्टी एक तरफ सपा, दोनों में हार्ड कंपटीशन देख रहे थे हम, और वहीं कांग्रेस भी अपनी खुद की स्थिति मजबूत करते हुए एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में, हालांकि काफी टफ फाइट हम देख रहे हैं क्योंकि दोनों ही तरफ से जो समर्थक हैं वो दिखाई दे रहे हैं धरातल पर, लेकिन बावजूद इसके वोटर्स क्या करने वाले हैं, वोटर्स ने कौन सा बटन दबाया है, कौन से जो दल को जिताया है, ये तमाम मुद्दे हैं जो आने वाले समय में भी और आगे बढ़ेंगे। किस राजनेता पर वोटर्स ने भरोसा जताया है, किसे हराने की कोशिश की है, किसे जिताने की कोशिश की है। कुछ लोग तो घरों से बाहर ही नहीं निकले क्योंकि मत प्रतिशत 60 से भी कम रहा। अब ऐसे में सवाल यही, क्योंकि यही कहा जा रहा था कि यहीं से समझ आएगा कि दिशा और दशा आने वाले 3 चरणों की और आने वाले चरणों की और क्या होगी। 3 चरण का चुनाव हो चुका है, लेकिन अभी भी कुछ बहुत ज्यादा एनालिसिस नहीं किया जा सकता क्योंकि वोटर्स बड़े साइलेंट रहे। कहीं वोटर्स बोले तो उन्होंने विकास पर बात की, महिला सुरक्षा पर बात की, कहीं वोटर्स ने कुछ भी नहीं कहा सीधा 10 मार्च को आप देख लीजिएगा क्या होने जा रहा है। तो बहुत कुछ है अभी देखना बाकी। उत्तर प्रदेश के इस चुनाव में 3 चरण हो चुके हैं, बाकी के 4 चरण बाकी हैं। लगातार हम अपडेट्स आपको दे ही रहे हैं, खबरें आपको दिखाई रहे हैं। इसी तरह वे बाकी के साथ हम सवाल पूछते रहेंगे, आप तक मुद्दे पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।